जो पोस्ट शेयर करूंगा उसको शेयर करेंगे। यस, वी आर लाइव। नीलेश, वी कैन फर्स्ट शेयर द फीड। सो आई एम शेयरिंग द फीड, यू कैन ऑल्सो शेयर। तो प्रोफाइल पे आएगा मेरे, वहां पे कर सकते हो। मैं शेयर कर रहा हूँ, वहां से शिवाल, तुम्हें मिल जाएगा। हाँ ओके, मैंने भी शिवाल द टीचर से ना। हाँ हाँ, शिवाल द टीचर के पर आ जाएगा। आपका स्क्रीन रोटेट हो गया है। हाँ मुझे पता है। डन। शिवाल, बैक। हाँ चलो ठीक है। ठीक, स्टार्ट कर सकते हैं आप मेरे ख्याल से। ओके। यस, वेलकम नीलेश एंड गुड इवनिंग ऑल। आज हमारे साथ नीलेश कोशे हैं एंड नीलेश कोशे हैज अ वेरी इम्प्रेसिव एकेडमिक करियर, और उसके बाद वो फाइनेंस के अंदर गए। तो नीलेश कोशे के बारे में कुछ बातें बता देता हूँ। नीलेश कोशे इज फ्रॉम छिंदवाड़ा, और he went to Kota then for studying or pursuing the preparation of IIT JEE, and finally he cracked the exam। उनकी जेई की अभी जो हमारा मेंस होता है, पहले हम उसको स्क्रीनिंग कहते थे, उसकी रैंक 75 थी, और 75 इज अ वेरी प्रिटी एंड इम्प्रेसिव रैंक। और उसके बाद जो अब हमारा एडवांस होता है, पहले मेंस होता था, उसके अंदर he got selected and took electronics and communication dual degree in IIT Delhi। So he did excellent, and उसके बाद he had a very good CGPA also in IIT Delhi, and after that he went on to pursue finance and ultimately algorithmic trading। So it's a pretty impressive academic journey। वो कुछ भी कर सकता था, उसने फाइनेंस क्यों किया, उसने एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग क्यों करी, ये बहुत सारे क्वेश्चन है हमारे दिमाग में। और सबसे बड़ी बात, 75 रैंक कैसे स्कोर करते हैं, मेरे ख्याल से स्टूडेंट इस बात को जानने में काफी इंटरेस्टेड होंगे। तो अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं राइट फ्रॉम द बिगिनिंग आई गेस। अर्ली लाइफ, तुम्हारी लाइफ छिंदवाड़ा में कैसी थी? एंड नीलेश इज अ पर्सन विद अ लॉट ऑफ स्टोरीज। मैं नीलेश को ऐसे, मतलब हम कभी मिलते हैं तो नीलेश के पास बहुत सारी स्टोरीज होती है हमें बताने के लिए, कि हम वहां गए थे तो सर ऐसा हुआ था, हम वहां गए थे तो ऐसा हुआ था। नीलेश इज माय जूनियर फ्रॉम IIT दिल्ली एंड ऑल्सो जूनियर फ्रॉम माय एथलेटिक्स टीम, बट वी आर मोर लाइक फ्रेंड्स। हमारे बीच में सब कोई सीनियर जूनियर है नहीं। तो स्टार्ट विद, तो उसकी स्टोरीज होंगी वो हमारे बीच बीच के अंदर, हम स्टोरीज के फॉर्म में पूरा डिस्कशन लेते हैं। सो लेट अस स्टार्ट। नीलेश, बचपन की स्टोरी सुनो। थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी टू द प्लेटफॉर्म। और शिवाल ने कुछ ज्यादा ही तारीफ कर दी। आई थिंक एवरीवन हु गोज इनटू आईआईटी, आई थिंक उसका बैकग्राउंड ऐसा ही होता है, और बहुत ही मेरे ख्याल से जर्नी नॉर्मल ही थी। बट टू नॉर्मल के स्टार्ट लिए, विथ नॉर्मल का स्टैटिस्टिकल मेजर है ना, तेरा नॉर्मल मेरा नॉर्मल अलग हो सकता है। लोगों की 75 रैंक नहीं आती भाई आईआईटी में। okay, आसान so नहीं है 75। uh, so starting with the schooling years, मेरा मैं स्कूलिंग हुई थी छिंदवाड़ा में। छिंदवाड़ा इज अ वेरी स्मॉल टाउन इन मध्य प्रदेश। अब थोड़ा डेवलप हो गया है। सो मैं क्लास 10 तक मेरी छिंदवाड़ा में स्कूलिंग हुई थी। छिंदवाड़ा उस टाइम पे बहुत ही क्लोज सा सिटी था, ज्यादा एक्सपोजर नहीं मिलता था, स्कूल्स के ज्यादा ऑप्शंस नहीं होते थे। मैं जिस स्कूल में पढ़ा वो एमपी स्टेट बोर्ड का करिकुलम था टिल क्लास 10। सो यू कैन सी कि कितना कम एक्सपोजर है। आसपास जो लोग थे उनका नॉलेज बेस भी बहुत कम होता था। अगर आप किसी से करियर गाइडेंस, करियर काउंसलिंग करने के जाओ, तो लोग ज्यादा नॉलेज वाले नहीं होते थे। और 10 तक तो हमारे घर पे ये कल्चर था कि टीवी पे भी सिर्फ दूरदर्शन ही आता था, तो नॉलेज जो था वो बिल्कुल ही लिमिटेड था। स्टेट बोर्ड की आप बुक्स थी एंड सो ऑन। सो टिल टिल माय लाइफ इन छिंदवाड़ा ज्यादा बहुत क्लोज सर्कल में ही रहते थे हम लोग। So what inspired you to prepare for IIT? IIT की जर्नी सो कैसे स्टार्ट? उसके बाद कुछ वगैरह भी दिया था क्या? सो बेसिकली आईआईटी क्या था और क्या एग्जाम होता है जेई का, ये तो क्लास 9 तक भी किसी को नहीं पता था। इनफैक्ट मुझे क्या, मेरे मेरे क्लास में भी किसी को नहीं पता था। तो क्लास 9th में कोइंसिडेंटली एक स्टूडेंट ने हमारे स्कूल, हमारी क्लास में एडमिशन लिया 9th में, जिसके भाई का उस साल जेई में सिलेक्शन हुआ था, और वो अपने भाई को छोड़ने के लिए आईटी बीएचयू जाने वाला था। तो उसने लीव एप्लीकेशन अप्लाई किया। तो हमारी प्रिंसिपल को वो पता चला और वो काफी इंप्रेस हो गई, और उन्हें आके बताया कि देखो आईआईटी बहुत डिफिकल्ट एग्जाम होता है, और इसके भाई ने क्लियर किया है। तो वो बंदा जो हमारी क्लास का था वो सेलिब्रिटी बन गया, क्योंकि उसके भाई का आईआईटी में हुआ था। और वो फिर छोड़ने गया। तो हमारी मैडम ने बताया कि दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट एग्जाम, और इंजीनियरिंग के लिए जो बेस्ट कॉलेज होते हैं इंडिया में, दैट इज दोज आर द आईआईटीज। तो
हम लोग ने भी सोचा कि कभी अगर वो भैया आएंगे तो हम उनसे मिलेंगे। तो लकीली दिवाली पे वो आए जब छिंदवाड़ा, तो हम लोग उनसे मिलने गए। तो उनसे मिलके लगा कि यार इट्स अ डिफरेंट पर्सन, काफी अच्छी पर्सनैलिटी थी। और हम लोग ने उनसे कुछ फंडे लिए कि क्या प्रिपरेशन होती है, कैसे करते हैं। तो उन्होंने भिलाई से प्रिपरेशन की थी। तो उन्होंने जो मुझे कुछ चीजें बताई जो मुझे अभी भी याद है, कि उन्होंने अपने प्रिपरेशन में पीरियोडिक टेबल 40 एलिमेंट्स तक के याद कर लिया था। तो मुझे ऐसा लगा कि यार पीरियोडिक टेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्लास 9th में मैंने छिंदवाड़ा में रहते रहते पूरा पूरा पीरियोडिक टेबल लर्न कर लिया। 105, 7 जितने एलिमेंट्स है ना, पूरा पीरियोडिक टेबल लर्न कर लिया। फिर उन्होंने एक चीज बताई थी कि उनको कुछ तो कंप्यूटर साइंस के असाइनमेंट में 12 क्वीन प्रॉब्लम दिया हुआ है। हाउ डू यू प्लेस, सॉरी 8 क्वीन प्रॉब्लम, हाउ डू यू प्लेस 8 क्वींस ऑन अ चेस बोर्ड सो दैट नो क्वीन कैन किल ईच अदर। तो मैंने रात में आके उसको कोडिंग वगैरह प्रोग्रामिंग तो कुछ आती नहीं थी, मैंने उसको पेपर पे चेस बोर्ड बना के सॉल्व किया और एक सॉल्यूशन में से निकल गया। तो नेक्स्ट दिन उनसे वो शेयर किया तो वो उन्हें बोला सही सॉल्यूशन है। तो मुझे लगा कि यार आईआईटी में बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, बहुत अच्छे इंट्यूटिव चीजें करते हैं, डिफरेंट चीजें करते हैं, जो हम लोग छिंदवाड़ा में रह के जो हमने आज तक देखा था उससे बहुत डिफरेंट है। तो मैं तो उनसे बहुत इंप्रेस हुआ था। मैंने सोचा था अगर कभी लाइफ में जेई के लिए प्रिपरेशन करने का मौका मिला तो मैं जरूर ट्राई करूंगा, पर टिल देन भी कोई ऐसा प्लान नहीं था कि आगे चल के जेई परस्यू करना है। तो फिर क्या चेंज हुआ, कोटा की जर्नी कैसे एकदम से स्टार्ट होगी? तो कोटा की जर्नी एक्चुअली एकदम से ही स्टार्ट हुई थी। 10th बोर्ड के एग्जाम हुए थे, एंड 10th बोर्ड के एग्जाम के जस्ट बाद मेरा एनटीएससी फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आया था। तो उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया था। तो मुझे नहीं पता था कि आगे क्या होता है, नेक्स्ट राउंड क्या होते हैं। तो मैं अपने स्कूल के प्रिंसिपल से डिस्कस करने गया था कि इसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है। आई थिंक मार्च एंड की बात है। तो उन्होंने मुझे एक उनके बेटे कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते थे, उन्होंने बोला वहां जाके आप पता कर लो। तो मैं वहां गया, तो वहां मुझे अपने स्कूल के सीनियर्स मिल गए कुछ, जो कि कोटा में पढ़ रहे थे उस साल। तो उन्होंने बोला कि तुम अच्छे स्टूडेंट हो, तुम कोटा चले जाओ और कोटा में जाके आईआईटी की तैयारी करो। तो तब तक मुझे कुछ प्लान ऐसा पता नहीं था, और लकीली उसके एक वीक बाद बंसल का एंट्रेंस एग्जाम होने वाला था। तो घर आके मैंने अपने पेरेंट्स से डिस्कस किया, और हम लोग की डेडलाइन फॉर्म भरने की निकल गई थी उस टाइम पे। तो हम लोग ने प्लान बनाया कि हम चले जाते हैं कोटा, वहां जाके ही फॉर्म भरा, एग्जाम दिया, एग्जाम क्लियर हो गया, और विद इन 10 days फ्रॉम द एनटीएससी एग्जाम मैं कोटा पहुंच गया था। तो ऑल ऑफ दैट हैपेंड, लाइक अगर शायद जेई अगर एनटीएससी का रिजल्ट नहीं आता तो शायद मैं कोटा का प्लान भी नहीं बनता। तो इट वाज जस्ट अ कोइंसिडेंस। और कोटा में जाके क्या फील हुआ, क्योंकि कोटा के अंदर तो मेरे ख्याल से अपने समय जब अपने बंसल में थे तो काफी ऐसी भीड़ आती थी इंटेलेक्चुअल लोगों की, अपने क्लास में इतने एक से एक तुरम खान बैठे होते थे, ब्रिलियंट लोग हाँ। होते थे। तो वहां जाके तुम्हें क्या फील हुआ एकदम से कि तो छिंदवाड़ा से एकदम तुम कोटा कोटा पहुंच गए? कोटा जाने की स्टोरी काफी, एक तो ये हुआ था कि एकदम अचानक से कोटा पहुंच गया था। इसके पहले कभी घर से, फैमिली से अलग रहे नहीं थे। तो एक वो था, अकेलापन था, और दूसरा था इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, कि बहुत सारे लोग हैं जो बहुत प्रिपरेशन के बाद कोटा गए थे, और मैं ऐसा था जो 10 दिन के प्लान में कोटा आ गया था। तो हम लोग का जितने लोग का सिलेक्शन हुआ था उनके 9 बैचेस बने थे, मेरा 5th बैच था। तो मुझे समझ में आया कि मैं यहाँ के बच्चों में तो बहुत गधा हूँ। फिर दूसरा ये था कि ज- जब फर्स्ट डे हम लोग की क्लासेस शुरू हुई, फिजिक्स के हमारे जो टीचर पढ़ाने आए, उन्होंने बोला कि अभी तक तुमने जितनी भी फिजिक्स लर्न की है वो सब भूल जाओ, बिकॉज दैट इज रॉन्ग। और मुझे ऐसा लगता था कि हम बचपन से जो फिजिक्स पढ़ रहे हैं वो गलत कैसे हो सकती है, आईआईटी की फिजिक्स एमपी बोर्ड की फिजिक्स से डिफरेंट कैसे हो सकती है। तो मुझे याद है कि एक रे ऑप्टिक्स का एक वो था कि ऑल द लाइंस विच ट्रेवल पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कन्वर्जेस एट फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर सरफेस। तो ये मुझे याद था, और मैंने ये तो सही है, हम लोग डायग्राम भी बनाते थे बचपन में। उन्होंने बोला कि द लाइंस विच आर क्लोजर टू प्रिंसिपल एक्सिस, अगर वो 60 डिग्री पे इंसिडेंस करेगी तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे पहुंच जाएगी। तो फिर मैंने बोला हाँ यार, आई साइन आई इक्वल टू साइन आर से तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जा रही है। तो मतलब हमको बचपन में एक्चुअली बहुत गलत चीजें पढ़ाई थी। तो फिर तब समझ में आया कि यार हम लोग बहुत पानी में हैं, अब यहाँ से तो आगे बढ़ना में बहुत मेहनत लगेगी। तो मैं इतना इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में रहता था, मैं किसी से बात नहीं करता था। टीचर से मुझे ऐसा लगता था कि अगर बात करूंगा तो सोचेंगे कि इतना स्टूपिड क्वेश्चन क्यों पूछ रहा है। अगर अपने क्लास के बच्चों से पूछूंगा तो वो बोलेंगे यार इतना सिंपल क्वेश्चन से सॉल्व क्यों नहीं हो रहा है। तो मैं किसी से कुछ बात ही नहीं करता था। तो पूरा 11th ऐसे निकल गया कि मैंने किसी से दोस्ती नहीं की, किसी टीचर से कभी जाके पर्सनली कोई डाउट नहीं पूछा। मैं बस अकेला बैठ के अपनी पढ़ाई करता था। और मैं जिस घर में रहता था वो घर में 2 फैमिलीज रहती थी और स्टूडेंट सिर्फ मैं था।
तो मुझे अपने घर में भी ऐसा नहीं था कि मैं किसी दोस्त से या किसी स्टूडेंट से डिस्कस कर सकूं। तो फर्स्ट ईयर इन 11th वाज वेरी डिफिकल्ट, इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स और लोनलीनेस आल्सो, बट विद टाइम एंड विद हार्ड वर्क मेरा थोड़ा बैच इंप्रूव हुआ, मैं टॉप 2 बैच में पहुंच गया। और फिर 11th के एंड में जाके मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया कि शायद मेरा जेई में हो सकता है, या मैं एक्चुअली लोगों से बात करने लायक हो चुका हूँ। तो 11th एंड वाज समथिंग which was a turning point for my JEE preparation. 12th was then easy. 12th में मैं जब पहुंचा तो मैं हमेशा टॉप बैच में था, और टॉप बैच में रहने के कारण ये हुआ कि बहुत स्मार्ट लोगों के साथ पढ़ने को मिलता था। तब मेरे में थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं चीजें डिस्कस कर लेता था, लोगों से अपने डाउट्स डिस्कस करता था, तो दैट आल्सो हेल्प्स। तो क्लास 12 स्टोरी पढ़ाई के हिसाब से काफी इजी था। तब मुझे टुवर्ड्स एंड ऐसा कॉन्फिडेंस होने लगा कि शायद हो भी सकता है अगर एग्जाम अच्छा चला गया तो। और कुछ चीजें अननोन तो रहती है जो एग्जाम डे के दिन ही पता चलती है, तो वो दैट इज नॉट इन योर कंट्रोल। नहीं तो जेई के अंदर 75 रैंक आएगी सोचा था क्या मीन्स में? ये तो बिल्कुल ही नहीं सोचा था। मतलब मैं एक्चुअली इसके पीछे बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, थोड़ा सा डाइवर्स करना पड़ेगा। तो हम लोग का 10th स्टोरी अप्रैल है को तो डाइवर्स। हमारा स्क्रीनिंग हुआ था 10th अप्रैल को हुआ था 2005 में। तो मेरी मम्मी वहां पे थी, साथ में आई कार्ड लेके आई थी वो। तो एग्जाम हमारे 84 क्वेश्चंस आते थे ऑब्जेक्टिव में, शायद आपके टाइम पे भी 84 आते थे, और 252 मार्क्स एग्जाम होता था, और नेगेटिव मार्किंग होती थी, सिंगल अल्टरनेटिव करेक्ट। तो मैं 84 में से 76 अटेम्प्ट करके आ गया, और मेरे सारे दोस्तों ने आके बोला तुमने ज्यादा अटेम्प्ट कर दिया, नेगेटिव मार्क के कारण तुम्हारा रैंक खराब आ जाएगा, तुम्हारा हो सकता है सिलेक्शन भी ना हो। तो मेरा पेपर तो अच्छा गया था, तो मुझे लग रहा था कि ठीक है, जितने क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं मैं करता चला गया। तो मैं जब 76 क्वेश्चन सॉल्व करके आया तो लोगों ने बहुत डरा दिया, पर मैंने सॉल्यूशन नहीं देखा था उस दिन। तो मम्मी को ऐसा टेंशन होने लगा कि शायद इसका सिलेक्शन ही नहीं होने वाला है, इसलिए ये सॉल्यूशन नहीं देखना चाहता है। तो मम्मी मेरे को जबरदस्ती इंटरनेट कैफे लेके गई कोटा में, उन्होंने बोला सॉल्यूशन देखो। तो हमने मार्क्स लगाए, तो मेरे 188 मार्क्स लगाए थे मैंने 252 में से, और 187 मेरे फाइनली मार्क्स आए थे। तो जब 188 हमने लगा लिया और मम्मी ने पूछा कि कट ऑफ कितना आएगा, तो मैंने बोला कट ऑफ 90 जाएगा। तो मतलब सॉल्यूशन में आ रहा था कि कट ऑफ 90 के आसपास जाने वाला है। तो मम्मी बोलती फिर तुम क्यों टेंशन ले रहे थे? मैंने बोला मैं टेंशन ले ही नहीं रहा था, मैंने आके ये बोला था कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। और उस टाइम पे जो स्क्रीनिंग की रैंक थी उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं था, इट इज जस्ट अ क्वालिफाइंग एग्जाम जिसमें आप मेंस के लिए आप बैठ सकते हो। तो उसका मतलब ऐसा भी नहीं है कि आप बहुत खुश हो, आप हवा में उड़ो। सो इट इट डजंट मीन अ लॉट, बट इट्स जस्ट अ रैंक। तो दैट वाज इट। नहीं लेकिन मतलब मोटिवेशन तो मिलता है ना, मतलब अगर अच्छी रैंक आती है किसी की हाँ तो मोटिवेशन तो मिलता है उसको, डेफिनेटली अच्छा लगता है अंदर हाँ, से। तो वो तो दैट एक बहुत वाज मोरल इट। बूस्टर होगा। तो प्रिपरेशन कैसे करी थी, मतलब 75 रैंक लाने के लिए तुमने क्या किया अपनी तरफ से कि तुम्हारी इतनी अच्छी रैंक आई? सो मेरे ख्याल से मैं आपके पिछले सेशंस भी देख रहा था, तो एज सच प्रिपरेशन इज नॉट वेरी डिफरेंट जैसे बाकी लोग ने बताया। जो एक चीज है जो किसी ने नहीं बताई, दैट जो मैं बहुत स्ट्रांगली फॉलो करता था, वाज कि आपको बीमार नहीं पड़ना है। अगर आप ये सेट कर लो कि आपको 2 साल बीमार नहीं पड़ना है, तो आपकी बाकी प्रिपरेशन उसके अराउंड आप डेवलप कर सकते हो। तो अगर आप अब मेरे कुछ फंडा ये था कि मैं कंसिस्टेंट पढ़ाई करता था। जैसे कई लोग होते हैं कि वो 16 घंटे पढ़ लेंगे, और फिर अपना जो उनका टारगेट है उसको पूरा करने के लिए जितना टाइम लग रहा है वो उतना टाइम लगा के पढ़। तो मैं ऐसा नहीं था कि एक दिन 16 घंटे पढ़ा, अगले दिन 4 घंटे पढ़ा। मेरा होता था कि मैं 10 आवर्स 11 आवर्स इसके आसपास ही पढ़ता था, इंक्लूडिंग द कोचिंग आवर्स। तो अगर कोचिंग 3 घंटे की तो मैं 7 घंटे घर पे पढ़ता था सेल्फ स्टडी। और बाकी लोग ने बताया कि प्रैक्टिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम लोग का 3 घंटे का एग्जाम होता था स्क्रीनिंग का। तो लास्ट 10 डेज में मैंने हर दिन 3 3 पेपर सॉल्व किए थे। मतलब मैं 9 घंटे रोज एग्जाम देता था, और 1 2 घंटे जो थे वो उसके जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए वो फिर से सॉल्व करता था, उनके सॉल्यूशन देखता था। तो यू कैन सी कि 10 डेज में मैंने 30 क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए जस्ट बिफोर स्क्रीनिंग। तो उसमें प्रैक्टिस भी हो गई, कंसेप्ट भी रिवाइज हो गए, और आपको कॉन्फिडेंस भी आ गया आपका जैसा रिजल्ट आ रहा है। तो बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं है, बस ये है कि आपको 2 साल जो आप कर रहे हो, 2 साल एवरी डे 10 आवर्स आपको कंसिस्टेंटली पढ़ाई करनी है। आई थिंक दैट इज द मस्ट।
मतलब 10 आवर्स तुम्हारे लिए ना, मतलब क्योंकि तुम ऑलरेडी इंटेलिजेंट थे और वो तुमने स्टार्टिंग बताया 9th प्रॉब्लम तुम ऑलरेडी सॉल्व कर सकते थे, है ना? तो तुम्हारे लिए उतना काफी होगा मेरे ख्याल से, लेकिन काफी लोगों को ज्यादा मेहनत भी लगेगी सेम सेम जगह पहुंचने के लिए। आगे तुमने फिर फाइनली जो हमारा हम मेंस बोलते थे और आप बच्चे एडवांस बोलते हैं, उसकी प्रिपरेशन में क्या खास किया या कुछ डिफरेंट किया क्या पीछे के लिए? तो मेंस की जो प्रिपरेशन थी वो काफी डिफरेंट थी। हम लोग ने 2005 में एग्जाम दिया था, दैट वाज द लास्ट ईयर व्हिच हैड सब्जेक्टिव क्वेश्चंस इन द एग्जाम। 2006 ऑनवर्ड्स इट वाज फुली ऑब्जेक्टिव। तो आपने भी दिया होगा एग्जाम सब्जेक्टिव, तो सब्जेक्टिव में चैलेंजेस थोड़े डिफरेंट होते थे। फॉर एग्जांपल जो क्वेश्चन पेपर आता था उसके अंदर फॉर अ क्वेश्चन देयर वुड बी लेट्स से 2 ब्लैंक पेजेस। तो आपको वो उन पेजेस में ही उसको सॉल्व करना है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने उसको क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट किया और फिर आपको लगा कि गलत हो गया, फिर आपने काट दिया। तो जो स्पेस होता था वो जनरली रिक्वायर्ड से 2 टाइम्स तो होता था, बट आप उसमें ज्यादा चांसेस नहीं ले सकते। तो एक वो होता था कि यू कैन नॉट स्टार्ट मल्टीपल टाइम्स। एक वो चैलेंज होता था। दूसरा चैलेंज ये होता था कि हर साल पैटर्न चेंज होता रहता था। जैसे आपके टाइम और हमारे टाइम में भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस चेंज हो गए थे, तो वो अनएंटिसिपेटेड होता था, उसके लिए आप प्रिपेयर ही नहीं कर सकते। जैसे हमारे टाइम में कुछ 6 नंबर्स के क्वेश्चन आ गए थे, आपके टाइम पे सिर्फ 4 मार्क्स के आते थे। तो वो सब चैलेंजेस होते थे। थर्ड ये होता था कि देयर वुड बी सम क्वेश्चन विच यू वुड थिंक इट इज आउट ऑफ सिलेबस। उसका आप कुछ नहीं कर सकते। जैसे हमारे टाइम पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, स्टीरियो केमिस्ट्री का कुछ क्वेश्चन आ गया था जो हमको लग रहा था ये तो हमको पढ़ाया ही नहीं है। तो वो चैलेंजेस होते थे जिसके बारे में आप कुछ नहीं कर सकते। बट अगर आपने ओवरऑल सिलेबस पूरा कंप्लीट किया है तो आपको देखे हुए क्वेश्चन ही दिखेंगे क्वेश्चन पेपर में। सो एक तो ये, अगर आपने पूरा सिलेबस कंप्लीट किया हुआ है तो आपके अंदर एक वैसा ही कॉन्फिडेंस आएगा। एंड देन अगेन सेकंड पार्ट इसकी प्रैक्टिस। तो आई रिमेम्बर जब हम लोग स्कूल में भी थे तो पापा जब हम लोग को बोर्ड एग्जाम के लिए पापा घर पे प्रिपेयर कराते थे, तो वो क्वेश्चन पेपर बना के ऑफिस चले जाते थे और हम लोग को अकेले कमरे में 3 घंटे नॉन स्टॉप बैठ के पेपर सॉल्व करना होता था। तो आपको जब एग्जाम की प्रिपरेशन करना है तो आपको एग्जाम की कंडीशंस की भी प्रिपरेशन करना है। कि आप एग्जाम में जब बैठोगे तो आप किसी से बात नहीं करोगे, आप उठ के पानी पीने नहीं जाओगे, क्योंकि दैट इज अ लॉस ऑफ 2 और 5 मिनट्स। आपके पेन में इंक खत्म नहीं होना चाहिए, आपके पास पेंसिल शार्पनर सफिशिएंट होना चाहिए। तो वो जो प्रिपरेशन होती है कि आपको एग्जाम के कंडीशंस में ही बैठ के प्रिपरेशन घर में प्रैक्टिस करना है। ऐसा नहीं कि आप टीवी देखते हुए एग्जाम पेपर सॉल्व कर रहे हो या आप फोन पे बात करते हुए एग्जाम पेपर सॉल्व कर रहे हो। नहीं, आप अपने रूम में अकेले बैठो, टेबल चेयर पे सारा सामान लेके बैठो एज इफ यू आर सिटिंग इन द एग्जाम। तो ये जो प्रैक्टिस है, ये जैसे एग्जाम जैसे क्लोज आता था तो हम लोग इस चीज को बढ़ा देते थे। मतलब सिंस स्कूल, मतलब हमारे टाइम में 5th बोर्ड भी होता था, 5th 8th 10th बोर्ड, तो उस टाइम से इस प्रैक्टिस स्टार्ट हो गई थी। तो जेई में भी मैं ऐसे ही करता था। वैसे मैं रहता भी अकेला ही था, पर मैं उसी कंडीशन बैठता था कि ये पेपर मेरे को 3 ही घंटे में करना है, जितना हो सकेगा उतना ये मेरी कैपेबिलिटी है। तो दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी और आई थिंक दैट वर्क वेरी वेल फॉर मी। तो जैसे तुम्हारी एक आदत थी, जैसे एथलेटिक्स में तुम आईआईटी के अंदर एक स्टार्ट्स मेंटेन करते थे, ऐसे कुछ स्टार्ट्स मेंटेन करते थे क्या आईआईटी की प्रिपरेशन के लिए? मैं तो ऐसे स्टैट्स तो मेंटेन नहीं करता था। आई थिंक एक चीज थी मेरे पास, जो मैं बॉल पेन यूज करता था, उसकी खाली रिफिल्स मैं जमा कर लेता था। तो जब मैं कोटा से वापस आया था तो मेरे पास बहुत सारी खाली रिफिल्स थे। आई डोंट नो 100, मे बी 100 और समथिंग, क्योंकि सब्जेक्टिव एग्जाम में बहुत लिखना पड़ता था। एक वो था। और बाकी तो ऐसा कुछ खास नहीं। एक चीज मैंने मेंटेन किया था कि हमारे टाइम पे कुछ डीपीपीज होता था, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम। तो वो मैं कभी पेंडिंग नहीं रखता था। मतलब जिस दिन मिलती थी उसी दिन सॉल्व कर लेता था। तो एक वो अच्छा रिकॉर्ड था, वो कभी मैंने ब्रेक नहीं होने दिया था। आईआईटी की लाइफ कैसे डिफरेंट थी कोटा की लाइफ से, और आईआईटी की लाइफ के क्या एक्सपीरियंसेस है, वहाँ की कोई कहानी याद आती है क्या? आईआईटी की लाइफ भी थोड़ी कोटा जैसी थी। एक तो एक डिफिकल्ट फेज ये था कि जब हम लोग का एडमिशन हुआ तो मुझे एक ऐसा हॉस्टल मिला जो बिल्कुल ही न्यूली कंस्ट्रक्टेड हॉस्टल था। तो आवर बैच वाज द फर्स्ट बैच इन दैट हॉस्टल। और आईआईटी में ये होता था कि आपके जो सीनियर्स होते थे वो आपको काफी गाइड करते थे। तो हमारा कोई सीनियर नहीं था। तो एक पॉइंट से ये अच्छा था कि कोई रैगिंग नहीं लेगा आपकी, कोई सीनियर नहीं है। बट ओवर 5 इयर्स ऐसा लगा कि एक सीनियर नहीं है तो आपको कोई गाइड करने वाला नहीं है, कोई गाइडेंस नहीं मिलेगा। जैसे आपको पढ़ाई करना है तो बुक्स ले लो आप सीनियर से, वो नहीं मिलता था। मुझे याद है कि जब हम लोग एथलेटिक्स में थे तो हम लोग सीनियर्स को किसी को जानते नहीं थे अपने डिपार्टमेंट। तो एथलेटिक्स के जो सीनियर्स थे उन्हीं से हम लोग अपने करिकुलम के लिए भी फंडे लेते थे कि कौन सा कोर्स लेना है, कौन से प्रोफेसर के अंदर प्रोजेक्ट लेना है, एंड सो ऑन। तो दूसरे हॉस्टल में जाके हम लोग को फंडे लेना पड़ता था। तो वो पार्ट था जो
थोड़ा सा डिफिकल्ट था फर्स्ट 1-2 साल। और सेम ही चीज एथलेटिक्स में भी प्रॉब्लम आई, क्योंकि फर्स्ट ईयर में तो हमको पता ही नहीं था कि स्पोर्ट्स का भी कुछ कल्चर होता है। जब जाते थे ग्राउंड पे तो कुछ खेल रहे होते थे लोग, आपसे कोई बात नहीं करेगा क्योंकि आपकी पहचान का कोई नहीं है। और धीरे धीरे फर्स्ट ईयर निकल गया, सेकेंड ईयर में आई थिंक शिवाल से मेरी एक आध बार बात हुई और मैंने बोला मेरा इंटरेस्ट एथलेटिक्स में है, और शिवाल ने ही मुझे स्पॉट किया कि मैं थोड़ा रेगुलरली आता था। तो धीरे शिवाल से एथलेटिक्स के फंडे लेके मैं सेकंड ईयर में फाइट मारा था। तो मैं टीम में तो सेकंड ईयर में नहीं आ पाया, थर्ड ईयर में फिर शिवाल ने बोला कि हम अच्छी टीम बनाएंगे, एंड देन ही गॉट मी इनटू द टीम। तो दो चीजें जो मैं बचपन में मुझे ऐसा लगता था कि मैं बहुत अच्छा हूँ, वन वाज मैथ्स एंड सेकंड वाज रनिंग। और जब मैं आईआईटी में आया तो मेरे दोनों ही घमंड बिल्कुल टूट गए, क्योंकि एथलेटिक्स टीम में ही मुझे आने में 3 साल लग गए, थर्ड ईयर में मैं टीम में आ पाया। और मैथ्स में जब हम लोग ने यहाँ पे मैथ्स पढ़ी तो तब पता चला कि जो हमने बचपन मैथ्स पढ़ी थी वो दैट वाज नथिंग। और यहाँ पे जितने भी आईआईटी में बच्चे हैं सभी की मैथ्स बहुत अच्छी, तो आप कोई आउट ऑफ ऑर्डिनरी नहीं हो। तो मेरे दोनों घमंड आईआईटी में पहुंचते से ही टूट गए। फाइनली तुम आईटी एथलेटिक्स टीम के कैप्टन भी रहे, तो वो लीडरशिप का एक्सपीरियंस कैसा था? लीडरशिप का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। मैं मतलब कपल ऑफ थिंग्स जो मैं एथलेटिक्स से सीखा, मुझे ऐसा लगता था कि इट्स अ लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अगर मैं कभी अपनी लाइफ में फंसता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि अगर एथलेटिक्स में अगर होता तो मैं ये डिसीजन कैसे लेता। फॉर एग्जाम्पल, हम जेई प्रिपरेशन की बात कर रहे हैं, तो हम लोग की जो इंटर आईटी हम लोग की एक एनुअल स्पोर्ट्स मीट होती है जिसमें सारे आईटी आपस में आके compete करते हैं। तो उसकी प्रिपरेशन हमारी 1 साल चलती थी, फ्रॉम जनवरी टू दिसंबर, और दिसंबर में कंपटीशन होता था। तो सिमिलरली जेई प्रिपरेशन इज ऑल्सो लाइक दैट, कि आप शुरू से स्टार्ट कर रहे हो, आपको हर दिन प्रिपेयर करना है, और फाइनली आपका एंड ऑफ दैट टाइम आपका एक एग्जाम होगा। तो आपको हर दिन कंसिस्टेंटली वो प्रिपरेशन करना है। सेकेंड थिंग इज कि एथलेटिक्स काफी लेवल प्लेइंग फील्ड है। आपको जैसे कि आप रेस भाग रहे हो, जो पहले रेस कंप्लीट कर देगा, जो फिनिश लाइन पहले क्रॉस कर देगा, दैट इज द विनर। सेम इज इन जेई, जो ज्यादा नंबर ला देगा वो उसकी रैंक अच्छी आ जाएगी। एंड थर्ड थिंग इज, जो मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरे को लाइफ में बहुत काम आया, कि अगर आप रेस में कभी पीछे चल रहे हो किसी से, तो द ओनली वे यू कैन डिफीट इज बाय रनिंग फास्ट। तो अगर आपको कभी लगता है कि आपकी प्रिपरेशन किसी से कम है, तो आपको अगर उससे ज्यादा अच्छे मार्क्स लाना है, उसको पीछे करना है, तो आपको उससे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो एथलेटिक्स में बिल्कुल बिल्कुल ऑब्जेक्टिव आउटपुट आता है। ऐसा नहीं होता है कि बायस्ड आउटपुट आ गया, जैसे फुटबॉल में आप बोलते हैं रेफरी ने गलत डिसीजन दे दिया, एथलेटिक्स में जिसने पहले रेस कंप्लीट कर दी वो विनर है, चाहे उसने तेज दौड़ के किया जो भी किया। तो जेई की प्रिपरेशन वैसी है, और लाइफ में बहुत सारी चीजें आपको ऐसी ही मिलेगी जो आपको बहुत ऑब्जेक्टिवली डिसाइड करने के लिए हेल्प करेगी इफ यू टेक दीज थिंग्स। तो लीडरशिप वाज आल्सो सेम, क्योंकि यू हैव टू थिंक फॉर द टीम, यू हैव टू टेक डिसीजन फॉर द टीम, यू हैव टू फाइट फॉर द टीम। कई बार आपको मतलब शिवाल ने भी ये बहुत किया है कि यू हैव टू गो फाइट विद द स्पोर्ट्स अथॉरिटीज कि हमको इतना बजट चाहिए। शिवाल ने एक अपने लिए जिम सेटअप करवाई थी एथलेटिक्स वालों के लिए। फिर इफ यू डोंट नो, उसकी सेकंड लेवल ऑफ फंडिंग मैं लेकर आया था, तो हम लोग ने उसको उसका इंफ्रास्ट्रक्चर डबल कर दिया था लेकर वहाँ। तो आईआईटी दिल्ली में 2 ही जिम थी कॉमन, वन वाज फॉर आई थिंक वेट लिफ्टिंग एंड सेकंड वाज फॉर एथलेटिक्स। तो ऐसे करके बहुत चीजें हम लोग ने ऐड की। सो लीडरशिप क्वालिटी, अब जब आप जॉब में आते हो तो यू हैव टू गाइड योर जूनियर्स, यू हैव टू ट्रेन देम, टीच देम, इम्पार्ट सम स्किल्स, एंड देन यू हैव टू फाइट फॉर देम टू योर सीनियर्स। तो वो बहुत हेल्पफुल है। आप ना लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, लास्ट मतलब सेकंड लास्ट भी मान सकते हो, कि ये तुम जब कहीं भी कुछ भी कर सकते थे, मेरे ख्याल से तुम्हारी सीजीपीए बहुत अच्छी थी और तुम्हारे जो एकेडमिक परफॉर्मेंस था वैसा था कि तुम किसी भी प्रोफेसर से कोई भी रिकमेंडेशन मांगते तुम्हें लिख देता। और मेरे को ऐसा नहीं लगता कि अगर तुम जीआरई या जीमैट या कोई भी एग्जाम लिखना चाहते पढ़ने के लिए, तो वो तुम नहीं क्वालिफाई कर पाते, ऐसा नहीं होता। तो व्हाई यू चोज फाइनेंस एज योर करियर फर्स्ट, और फिर वो एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग में कैसे कन्वर्ट होगी? सो वैसे तो हाइंडसाइट में ऐसा लगता है कि गेटिंग इनटू फाइनेंस वाज अ कोइंसिडेंस, बट प्रॉब्ली दिस वाज माय भाग्य में शायद यही था। सो मतलब मुझे एक तो मैथ्स में थोड़ा इंटरेस्ट था, तो फाइनेंस में आपको थोड़ा सा एज होता है इफ यू फाइंड दीज थिंग्स, नंबर्स इंटरेस्टिंग।
सो एक एक बड़ी एक मेरे ख्याल छोटी से सी तुम्हें थोड़ा ये भी बताना चाहिए कि फाइनेंस में आईटीएंस करते क्या है, क्योंकि मेरे ख्याल से काफी लोगों को नहीं आइडिया होगा कि फाइनेंस होता क्या है ना उसमें, हाँ हाँ। और आईटीएंस का रोल क्या है, हम लोग वहां पर क्या कर रहे हैं, है ना, फिर तो अल्टीमेटली फिर तुम बेसिकली एल्गोरिथम ट्रेडिंग एक्सप्लेन कर सकते हाँ, तो बेसिकली दो पर्सपेक्टिव है कि व्हाई पीपल फ्रॉम आईआईटी गो इनटू फाइनेंस जॉब्स। पहला है स्टूडेंट्स का पर्सपेक्टिव कि स्टूडेंट्स क्यों प्रेफर करते हैं। तो एक ये रीजन है कि जब आईआईटीज में कंपनीज को प्लेसमेंट के लिए बुलाया जाता है तो उनके पैकेज के ऑर्डर में आता है। जो ज्यादा पैकेज वाली कंपनीज होती है वो पहले बुलाई जाती है, और उसमें कंसल्टेंसीज एंड फाइनेंस कंपनीज पहले आती है। तो बच्चे उनको पहले प्रेफर करते हैं रेदर देन वेटिंग फॉर कम पैकेज वाली कंपनी। तो मेरा तो कोइंसिडेंटली ये था कि मैं जिस कंपनी में सबसे पहला फर्स्ट इंटरव्यू था मेरा उसी में सिलेक्शन हो गया, और वो फाइनेंस की कंपनी थी। तो इसलिए मैं फाइनेंस में आ गया। अब कंपनीज का पर्सपेक्टिव ये है कि जैसे मेरा जॉब लगा था इन्वेस्टमेंट बैंक में। तो इन्वेस्टमेंट बैंक जो इंडिया में हायरिंग करते हैं, तो उनको इन्वेस्टमेंट बैंक से रिलेटेड करिकुलम वाले कोई कॉलेजेस नहीं, कोई डिग्री नहीं है, कोई कोर्सेज नहीं। तो वो लोग आईआईटीज में हायर करते हैं लोगों को, और फिर हायरिंग के बाद वो उनको ग्रूम करते हैं इन्वेस्टमेंट बैंकिंग से रिलेटेड काम। तो जो उनको स्किल सेट चाहिए वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो वो इंटरव्यूज में आपसे क्वांट के क्वेश्चन पूछेंगे। आपके एनालिटिक्स स्किल्स अच्छी होना चाहिए कि आप डेटा देख के आप रिजल्ट्स निकाल सके। तो फाइनेंस इज नॉट जस्ट जो, मतलब इट्स अ बिग डोमेन। मतलब इट हैज स्टॉक मार्केट एंड मर्जर एंड एक्विजिशन, दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक। बट ये लोग आईटी में जो स्किल्स देखते हैं कि आप आगे चल के जब आप ग्रो होते हो फाइनेंस में, तो आपको हो सकता है क्लाइंट के साथ जाके इंटरेक्शन करना है। तो वो एक लीडरशिप वाली होती है, प्रेजेंटेबिलिटी होती है, वो एक आईआईटी में वो लोग देखते हैं। प्लस आपकी एनालिटिकल स्किल्स एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, दैट आल्सो हेल्प। तो मुझे जॉब में ज्वाइन करने के बाद ये पता चला कि बेसिकली दे ट्राई टू फाइंड स्मार्ट पीपल, इंटेलिजेंट पीपल, एंड दे ग्रूम देम इन सच अ वे दैट वो फाइनेंस के इंडस्ट्री में जाके अच्छे से काम कर सके। तो दैट इज द रीजन व्हाई कंपनीज प्रेफर आईआईटीज। सो अभी के टाइम, मतलब नाउ अभी के टाइम तो बहुत सारे फाइनेंस कंपनीज आईटीज में आने लगी हैं प्लेसमेंट के लिए। तो ये फाइनेंस से तुमने एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग के अंदर कैसे क्या स्विच किया? सो एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग बहुत ही छोटा सा सेक्टर है ओवरऑल फाइनेंस का। तो जो हम पहले लोग शायद ये एक्सप्लेन भी कर दो कि एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग होती क्या है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि काफी लोगों को पता होगा कि एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग क्या होती है। हाँ, तो बेसिकली ट्रेडिंग सबको पता है कि जैसे स्टॉक मार्केट में लोग शेयर्स बाय और सेल करते हैं, दैट इज नॉर्मल ट्रेडिंग। आपने रिलायंस का शेयर बाय किया, लेट्स से 1000 रुपीज जब उसका प्राइस था, आपने सेल कर दिया 1100 पे, तो आपको 100 रुपए प्रॉफिट हो गया। तो दिस इज नॉर्मल ट्रेडिंग। नाउ एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग इज इन विच आप ऐसे रूल्स लिखते हो, सेट ऑफ रूल्स एंड कंडीशंस, जो कि ऑटोमेटिकली आपके लिए ये काम कर दे बाइंग और सेलिंग का। तो जो रूल्स है, दोज आर एल्गोरिथम्स। वो सिंपल भी हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं, मशीन लर्निंग भी आप यूज कर सकते हो। तो ये जो आपने रूल्स लिखे हैं उनको आप ऑटोमेट कर दो, उसमें आप बहुत ज्यादा इंटेलिजेंस डाल दो, तो दैट बिकम्स एन एल्गोरिथम। और फिर वो ऑटोमेटिकली आपके बिहाफ पे ट्रेडिंग करता रहेगा। तो जब आपने ये एल्गोरिथम डिजाइन किया, आपने पुराने डेटा को लेके एक रूल के हिसाब से आपने कुछ हाइपोथेसिस बनाई, उसको आपने टेस्ट किया, अगर वो हिस्टोरिकल डेटा पे अच्छा परफॉर्म कर रहा है, देन यू डिप्लॉय इट इन द लाइव मार्केट, और फिर वो आपके बिहाफ पे खुद ट्रेडिंग करता रहेगा। तो कुछ चीजें ऐसी थी जो हम लोग ने इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में सीखी थी, जो इस फील्ड में काफी एप्लीकेबल थी, जैसे पैटर्न रिकग्निशन और न्यूरल नेटवर्क। तो ये जब हम मशीन लर्निंग की टेक्निक्स यूज करते हैं, तो ये सब चीजें हम लोग डेटा मॉडलिंग में यूज कर लेते हैं। और प्लस जब मैं फाइनेंस में आया, तो मैंने फाइनेंस के, क्योंकि हम लोग ने ऐसा कुछ पढ़ाई तो की नहीं थी, तो मैंने बहुत सारे सर्टिफिकेशन कर लिए, तो मुझे फाइनेंस का भी नॉलेज आ गया। तो जब आप मॉडलिंग करते हो, तो आपको फाइनेंस के प्रोडक्ट्स का नॉलेज है, प्लस आपको मॉडलिंग टेक्निक्स पता है फ्रॉम कॉलेज नॉलेज। तो वो सब चीजें साथ में काम करके एक ये एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग में मुझे एज एज मिला। और इसमें अब एंड टू एंड मेरा ही कंट्रोल है कि मैं ही एल्गोरिथम बना रहा हूँ, मैं ही एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, मैं ही ट्रेड कर रहा हूँ। तो मेरे को एक ऑटोनॉमस स्टाइल ऑफ काम मिल गया, कि जिसमें मेरे को बहुत ज्यादा लोगों से इंटरेक्शन नहीं है। प्लस मेरा जो मैथ्स का नॉलेज, मैथ्स में मेरे को बहुत इंटरेस्ट था, तो वो भी यहाँ बहुत अप्लाई होता है। तो इवेंचुअली आई गॉट इनटू एल्गोरिथम ट्रेडिंग, और मुझे काफी अपने लिए सूदिंग लगता है कि ऑल माय इंटरेस्ट गोज वेल इन इट।
तो अब फ्यूचर क्या है, मतलब तुम्हें क्या लगता है कि यही है, या मतलब कि कुछ और नया भी दिमाग में आता रहता है कि नहीं ये भी करना चाहिए, वो भी करना चाहिए, या ओपन एंडेड है, देखेंगे? ओपन एंडेड है, आई थिंक सॉर्ट ऑफ, क्योंकि नो वन नोज आगे चल के क्या होगा, बट अभी तो इसमें मजा आ रहा है। चलो, आई गेस ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव डिस्कशन रहा हमारे बीच में। मेरे ख्याल से लोगों को ये मेरे को नहीं लगता, जब मैं मुझे कोई बोलता था, जब मैं आईटी में भी था इनफैक्ट, कि फाइनेंस फाइनेंस समझ में नहीं आता था, फिर वो इन्वेस्टमेंट बैंक समझ में नहीं आते थे, फिर ये जब ट्रेडिंग वाला सीन था तो मेरे को बिल्कुल समझ में नहीं आता था। मुझे लगता है कि काफी स्टूडेंट्स का ये इशू रहता होगा, पेरेंट्स का भी इशू रहता है, वो सुनते होंगे कि बैंक्स में नौकरी लगी, तो उनके दिमाग में कुछ ऐसी होगा कि बैंक की नौकरी टाइप, उनके दिमाग में फीलिंग आती होगी कि कोई अरे बंदा मेरे मेरे फादर ने मेरे को बोला कि मैंने जब बोला बैंक में जॉब लगी है, तो उन्होंने बोला कि भोपाल की ब्रांच में ले लेना तुम, तो ताकि घर के पास में रहे। जबकि उस इन्वेस्टमेंट बैंक की एक ही ब्रांच थी, वो मुंबई में ही थी। तो मतलब मेरे को भी नहीं पता था। नहीं, वो होता है एक्चुअली, हमको नहीं पता होता धीरे धीरे करके, लेकिन आई गेस इस डिस्कशन के बाद काफी लोग इन्फॉर्म्ड होंगे कि एक आईटीएन के हम्म। पास सिर्फ इंजीनियरिंग एक ऑप्शन नहीं होता, काफी सारे ऑप्शंस होते हैं, और सारे ऑप्शंस वैलिड होते हैं। मुझे ऐसा नहीं लगता कि ऐसा कह देना कि आईआईटी से पास आउट हो तो तुम्हें इंजीनियरिंग ही करना जरूरी है, ऐसा कोई हाँ बिल्कुल हाँ। जरूरी बात नहीं है। जिसमें अपना इंटरेस्ट हो, जिसमें अपने का मन लगे, जहाँ अपने नॉलेज का यूज हो, सबसे बड़ी बात, यू शुड जनरेट सम काइंड ऑफ वैल्यू। और सबसे ट्रू बड़ी बात ट्रू। मेरे को लगता है तुमसे लोगों को ये सीखनी चाहिए कि द वे तुमने एक स्मॉल टाउन से ट्रांजिशन किया आईआईटी जैसे बिग स्टेज के ऊपर, तो वहाँ पे तुमने एक रिजल्ट प्रोड्यूस किया, और आई गेस यू हैव ऑलवेज प्रोड्यूस गुड रिजल्ट, है ना? एथलेटिक्स में भी अल्टीमेटली एंड अप प्रोड्यूसिंग गुड रिजल्ट। सो थैंक यू नीलेश, थैंक यू फॉर कमिंग। कल हम माय कोई प्लेजर। कल हम कोई सेशन नहीं रख रहे हैं बाकी सबके लिए। Uh, फिर हम परसों वी विल अगेन डू वन मोर अपस्किल सेशन, एंड लेट अस सी उसके बाद क्या होता है। तो चेक कीप चेकिंग द पेज कि क्या एक्टिविटी हम करने वाले हैं, बट टुमारो नेक्स्ट वीक 7 डेज में लगातार सेशन दे रहा हूँ। वन डे आई एम कीपिंग ऑफ फॉर मी सो दैट आई नीड टू रिलैक्स एंड थिंक कि हाउ इट गोज, हाउ इट इज गोइंग, एंड हाउ इट नीड्स टू गो इन द फ्यूचर वे। आई होप यू ऑल आर एंजॉयिंग इट। कैच यू अगेन एक दिन के बाद। ओके। थैंक यू निलेश, थैंक यू फॉर कमिंग, थैंक यू ऑल फॉर कमिंग एंड लिसनिंग। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।